प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस पेंशन के लिए कर्मचारियों के आखिरी पूरे वेतन से अंशदान काटने के केरल हाई कोर्ट के पिछले साल अक्टूबर के फैसले को सही ठहराते हुए उसके खिलाफ भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की अपील को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप अब कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन के 30 से 50% के बराबर पेंशन प्राप्त करने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि ईपीएफ पेंशन या ईपीएस एक पेंशन स्कीम है जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी के दौरान बेसिक सैलरी के 8.33% के बराबर पैसा इस स्कीम में जमा होता है। इसकी एवज में यह कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करती है। भारत सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ही सभी कर्मचारियों के ईपीएफ और पेंशन खाते को मैनेज करता है। यह ऐसा संस्थान है जहां पर 20 या इससे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उसे ईपीएफ में हिस्सा लेना होता है। ईपीएस इस योजना के साथ जुड़कर चलती है, इसीलिए ईपीएफ स्कीम का मेंबर बनने वाला हर शख्स पेंशन स्कीम का मेंबर अपने आप बन जाता है। केंद्र सरकार ने ईपीएस की शुरुआत 1995 में की थी। इसके तहत नियोक्ता कर्मचारी के 6,500 तक के मूल वेतन का 8.33% हिस्सा पेंशन स्कीम में डालने का नियम था, लेकिन 1 सितंबर 2014 को ईपीएफओ ने इसमें बदलाव करते हुए 15,000 तक के मूल वेतन का 8.33% कर दिया था। ईपीएफ और ईपीएस के मौजूदा नियमों के मुताबिक कर्मचारी के वेतन में से 12% ईपीएफ के लिए कटता है। इतना ही योगदान नियोक्ता को भी करना होता है। नियोक्ता के योगदान का 8.33% हिस्सा ईपीएस में जाता है। कर्मचारी को वेतन कितना भी हो, लेकिन 2014 के संशोधन के अनुसार ईपीएस के लिए कटौती केवल 15,000 रुपये तक के वेतन पर होती है। इससे ईपीएस में अधिकतम अंशदान केवल 1,250 रुपये महीने का होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएफओ को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के पूरे अंतिम वेतन के हिसाब से ईपीएस पेंशन की गणना करनी होगी। इसके लिए कर्मचारी को कोई आवेदन देने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि यदि कोई कर्मचारी 8.33 से अधिक अंशदान देकर पेंशन में और वृद्धि चाहता है तो इसके लिए अवश्य उसे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में आवेदन देना होगा। जो कर्मचारी अभी नौकरी में हैं उन्हें अंशदान बढ़वाने के लिए अपने नियोक्ता की सहमति से आवेदन देना होगा, परंतु सेवानिवृत्त कर्मचारी सीधे आवेदन दे सकते हैं। आवेदन में कर्मचारी को ये बात लिख कर देनी होगी कि वो अपना अंशदान बढ़वाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ईपीएफओ किसी भी कर्मचारी का अंशदान बढ़ाने का अनुरोध अस्वीकार नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि सेवानिवृत्त कर्मचारी भी अपना कुछ पीएफ ईपीएफओ को वापस देकर और 1996 या नियुक्ति की तारीख से अंशदान बढ़ाने का आवेदन देकर अपनी बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन की गणना कैसे होती है, इसको एक उदाहरण की सहायता से जान लेते हैं। मान लिए आप 6,000 रुपये मासिक वेतन पर लगे हैं और आपने 1996 में नौकरी शुरू की है। इसमें अब सालाना 8% के हिसाब से वेतन की वृद्धि हुई है। 33 वर्ष की आयु में आप जॉब से हट जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो आपका वेतन उस समय होगा 50,000 के करीब और सालाना 8.5% ब्याज के हिसाब से ईपीएस कोष में आपका कुल योगदान हो जाएगा जब तक 12.93 लाख रुपये और आपसे 15,000 रुपये पर अंशदान लिया जाएगा। लिहाजा आपको केवल 5,182 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। यदि आप सेवानिवृत्ति के बाद 25 वर्ष तक जीते हैं तो इस हिसाब से ईपीएस से आपको केवल 1.52% तक रिटर्न हासिल होगा। लेकिन अब जबकि नियम बदल चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है उसके हिसाब से ईपीएस में आपका 8.33% अंशदान पूरे वेतन से काटा जाएगा, यानी कि 50,000 रुपये जो आपका पूरा वेतन अंतिम वेतन है उसके हिसाब से। तो आपको 25,000 रुपये की पेंशन के हिसाब से 11 से 12% तक रिटर्न हासिल हो जाएगा यदि आप 25 वर्ष जीते हैं तो। अब इसे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसके लिए और कब से ये शुरू होती है पेंशन योजना वगैरह वगैरह।
ईपीएस पेंशन 58 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु की दशा में विधवा पत्नी को आजीवन अथवा दूसरी शादी तक पेंशन मिलेगी। इसके अलावा 2 बच्चों को प्रति 25% अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान है। नौकरी के दौरान विकलांग होने पर कर्मचारी आजीवन पूरी पेंशन का हकदार है। कर्मचारी चाहे तो 50 वर्ष की आयु के बाद कभी भी पेंशन का दावा कर सकता है, परंतु 58 वर्ष की आयु तक उसकी पेंशन से हर साल 4% की कमी होगी। आइए आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ से संबंध ईपीएस स्कीम के अंतर्गत पेंशन मिलती है। ये स्कीम 1995 में लाई गई थी। इसमें पेंशन पाने के लिए ईपीएफ को कर्मचारी के वेतन में से 8.33% की दर से अंशदान कटता है, लेकिन ये कटौती केवल 15,000 रुपये पर होती है, भले ही कर्मचारी का वेतन कितना भी क्यों ना हो। 5 वर्ष पहले तक यह सीमा केवल 6,500 रुपये थी, जिसे 2014 में एक संशोधन के जरिए बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। यही नहीं, संशोधन के साथ ये पेंच भी फंसा दिया गया था कि पेंशन की गणना आखिरी 5 वर्षों के औसत मासिक वेतन के आधार पर होगी, जबकि उससे पहले आखिरी वेतन के आधार पर गणना होती थी। यही वजह है कि कटौती के लिए वेतन सीमा बढ़ने के बावजूद ईपीएस की पेंशन इतनी नगण्य होती है कि रिटायरमेंट के बाद अफसर श्रेणी के कर्मचारी का भी गुजारा होना मुश्किल होता है। इन संशोधनों के खिलाफ कर्मचारियों ने केरल हाईकोर्ट में वाद दाखिल किया था और अक्टूबर 1996 में ईपीएस एक्ट में किए गए संशोधन का हवाला देते हुए ईपीएफओ को कर्मचारियों के पूरे वेतन से पेंशन का अंशदान काटने का आदेश देने की अपील की थी। इस पर हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष 12 अक्टूबर को ईपीएफओ को कर्मचारियों के पूरे वेतन, मूल व महंगाई भत्ता मिलाकर से अंशदान काटने का आदेश दिया था। वर्ष 1996 के संशोधन में इस बात का प्रावधान भी किया गया था कि यदि कोई कर्मचारी ईपीएस में ज़्यादा पेंशन पाने के लिए 8.33% से अधिक अंशदान देना चाहता है तो उसे स्वीकार किया जाएगा और उसी हिसाब से कर्मचारी को बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी। लेकिन ईपीएफओ ने इस प्रावधान को कभी लागू करने की ज़रूरत नहीं समझी। वो तो 2016 में पब्लिक सेक्टर के 1 दर्जन सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने ईपीएफओ के रवैये के खिलाफ मुकदमे ठोके और मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ को कर्मचारियों के अनुरोध पर भविष्य निधि से बड़ा अंशदान काटने और उसके मुताबिक अधिक पेंशन देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से उन सभी कर्मचारियों की पेंशन 2,500-3 हज़ार से बढ़कर 25-30 हज़ार रुपये महीना हो गई। हालांकि उसके लिए उन्हें अपने पीएफ का कुछ पैसा वापस ईपीएफओ को देना पड़ा, लेकिन उस फैसले के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिक पेंशन पाने का एक मार्ग खुल गया था। ईपीएफओ ने इस वर्ष 22 जनवरी को अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को पत्र लिखकर पेंशन अंशदान बढ़ाने के इच्छुक कर्मचारियों के आवेदन स्वीकार करने और बड़ी पेंशन लेने का सर्कुलर जारी किया था। लेकिन केरल हाईकोर्ट के फैसले के बाद ईपीएफओ ने इस वर्ष 7 फरवरी को नया सर्कुलर जारी कर जनवरी के पुराने सर्कुलर को वापस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ईपीएस में 2014 के संशोधन के बाद से चल रही गड़बड़ी दूर होगी। इसके अनुसार अभी कर्मचारी के आखिरी 5 वर्षों के औसत मासिक वेतन के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। हाईकोर्ट ने पहले की तरह अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन की गणना करने को कहा है। ईपीएस की पेंशन की गणना के लिए एक फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। इसमें नौकरी के सालों के साथ अंतिम वेतन को शामिल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब यदि उसी फार्मूले से पेंशन की गणना होती है तो काफ़ी अधिक पेंशन बनेगी। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन 50,000 रुपये है तो उसे करीब 25,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त होगी, जबकि अभी 5,000 रुपये से कुछ ही ज़्यादा पेंशन बनती है। तो इससे बहुत सारे कर्मचारियों को अपनी पेंशन में बहुत गुना वृद्धि हो जाएगी।
ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जो कि 1000-2000 जिनको मामूली पेंशन मिलती है, उसे इस फैसले से बहुत ही राहत मिली है।